हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल। मेरा नाम है सोनू शर्मा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम जो टेस्ट सीरीज कर रहे हैं उसमें आज साइंस का पार्ट करेंगे और ये ग्रेड अप का है, ठीक है। तो इसमें 24 में से कितने नंबर आपको आ रहे हैं ये आप मुझे कमेंट करके बताएं। और मैंने जो एनालिसिस करके बताया है उसी के आधार पर आप ये देखिएगा कि आपको मैंने जो एनालिसिस किया है वो सही है या नहीं। आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जो क्वेश्चन बने हैं वो सही बन रहे हैं या नहीं, ठीक है। आपके जो टारगेट है वही आपको अचीव करना है, ठीक है। और मैं आपको थोड़ा सी एक बात बताता हूँ कमेंट के बारे में। कुछ लोगों के कमेंट बहुत ज़्यादा नेगेटिव आए हैं। जो लास्ट में मैंने बोला था डोनेट करने के लिए, भाई लोगों को अगर डोनेट करना है तो कीजिए, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कर लूँगा। मैंने कर भी लिया है वैसे तो, क्योंकि देखिए मेरी भी कुछ मजबूरियाँ हैं। मैं कोई इंस्टीट्यूट के लिए पीपीटी बनाता हूँ, वहाँ से जो अर्निंग होती है उनसे मैं टेस्ट सीरीज बाय करता हूँ, ठीक है। और वहीं से सब कुछ चलता है मेरा, तो इतना नहीं हो पाता है। आप भी जानते हैं कि कितना दे देंगे पीपीटी बनाने के लिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, आज क्वेश्चन थोड़े हिंदी में ही है क्योंकि लाइट चली गई थी और लैपटॉप की बैटरी नहीं है, तो हिंदी में ही क्वेश्चन टाइप करें, इंग्लिश में नहीं है, ठीक है। पहला क्वेश्चन पढ़िए आप। निम्न में से किस प्रकार के बल में सबसे छोटी सीमा होती है? किस में होती है ये तो आपको पता होगा, परमाणु बल में, क्योंकि ये क्या है, न्यूट्रॉन और किसके बीच में लगता है, प्रोटॉन के बीच में लगता है, ठीक है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, पढ़िए आप। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी का विश्व से उन्मूलन किया गया है? बताइए किसका किया गया है। ये है चेचक छोटी मात्रा। चेचक छोटी मात्रा और चेचक बड़ी मात्रा, ये दोनों कैसे होते हैं? ये होते हैं वायरस से। कैसे होते हैं? वायरस से। ये कैसे होती है? छोटी मात्रा में कौन सा वायरस होता है? वेरी ओला वायरस। कौन सा? वेरी ओला वायरस। और बड़ी मात्रा में वेरी सेला वायरस, ठीक है। वेरी सेला वायरस, दोनों पता होगा आपको। कुष्ठ रोग के बारे में बात करें तो ये होता है जीवाणु से, यानी बैक्टीरिया से। इसमें कौन सा? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नाम के जीवाणु से होता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए आप। हेपेटाइटिस निम्न में से किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? किसके कारण होता है ये आपको पता होना चाहिए। जीवाणु के कारण होता है, विषाणु के कारण होता है, कवक के कारण होता है, या उपरोक्त सभी के कारण होता है? ये होता है, बताइए क्या के कारण होता है? ये होता है विषाणु के कारण। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इसको क्या बोलते हैं हम सामान्य भाषा में? इसको बोलते हैं पीलिया या फिर जॉइंडिस। क्या बोलते हैं? पीलिया या जॉइंडिस। ये काय को प्रभावित करता है? ये यकृत को प्रभावित करता है। काय को? यकृत को। यकृत का भार कितना होता है ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको थोड़ा सा और पता होना चाहिए। एड्स की बात करें तो ये कैसे होता है बताइए? ये होता है वायरस से, ये भी आपको पता होना चाहिए। काय को प्रभावित करता है? ये WBC, यानी किसको प्रभावित करता है? WBC को प्रभावित करता है और प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है। वायरस का नाम क्या है? HIV वायरस, ठीक है। इसके अलावा एक और पता होना चाहिए, कौन सा? डेंगू। डेंगू कैसे होता है? डेंगू पहली बात तो होता कैसे? ये होता है अरबो वायरस से, अरबो वायरस से, ठीक है। कौन से मच्छर के काटने से होता है? ये होता है इडिज इजिप्टी, ठीक है। इडिज इजिप्टी मच्छर के काटने से होता है, ठीक है। लिख लीजिए क्योंकि स्क्रीन पर लिखना पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है थोड़ा, इसलिए, ठीक है। इसके अलावा पोलियो की बात करें तो पोलियो भी कैसे होता है? वायरस से होता है। इसकी टीके की खोज किसने की थी? जॉन सोल्कर ने की थी। किसने? जॉन सोल्कर ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया आप। एक EMF को दूसरे कॉइल में करंट को बदलकर एक कॉइल में डाला जाता है, ये कौन सी घटना है? ये आपको बताना है। सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, प्रेरित EMF, ये इनमें से कोई नहीं। ये है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन मतलब पता है? म्यूचुअल मतलब क्या होता है? जैसे कि आप जानते हैं एक की जगह दूसरे को जाना, म्यूचुअल मतलब एक्सचेंज करना, ठीक है। समझ में आया बात क्या कहना चाहता है? पढ़िए आप क्वेश्चन को एक बार। एक EMF को दूसरे कॉइल में करंट में बदलकर एक कॉइल में डाला जाता है, ठीक है। मतलब आपस में चेंज करना, म्यूचुअल इंडक्शन, आपस में चेंज करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चले हम। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। ये क्वेश्चन तो मैंने आपको लास्ट शायद एक जो फर्स्ट क्लास होती है उसमें बताया था। धातु की लचीलापन निम्नलिखित में से किस गुण से संबंधित है? चादरों के रूप में लेने की क्षमता, ध्वनि उत्पन्न करने की क्षमता, तारों में खींचे जाने की क्षमता, या तापीय चालकता के लिए क्षमता। यह है तारों के खींचे जाने की क्षमता। देखिए मैंने आपको 2 चीज़ बताई थी। एक तो क्या बताया था? आघातवर्तीयता, और एक और क्या बताया था बताइए? आघातवर्तीयता और एक और क्या बताया था? आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। 2 चीज़ें बताई थी मैंने आपको। इसमें आपको एक धातुओं का क्रम भी बताया था मैंने कि कौन सी धातुएं किस क्रम में आती है। सबसे ज़्यादा जो आघातवर्तीय धातु वो कौन सी है? PT यानी प्लेटिनम, फिर AU, फिर AU, फिर Ag, फिर कॉपर, और फिर एल्यूमिनियम, ठीक है। ये आप क्रम याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा आघातवर्तीय धातु की बात करें तो प्लेटिनम हो जाएगी। अगर वो ऑप्शन नहीं रहेगा तो फिर सोना हो जाएगा, फिर वो भी ऑप्शन नहीं रहे तो चांदी, फिर वो भी ऑप्शन नहीं रहे तो कॉपर, और फिर सबसे एंड में आ जाएगा एल्यूमिनियम, ठीक है। ये क्रम आपको याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, एक व्यक्ति पानी में अधिक वजन उठा सकता है निम्नलिखित से किस सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित है? बताइए। ऊष्मागति का पहला नियम, पास्कल का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत या ऊर्जा संरक्षण का नियम? ये तो सभी को पता होगा, आर्किमिडीज का सिद्धांत है ये। आर्किमिडीज सिद्धांत के कारण क्या होता है बताइए, और एग्जाम्पल बताइए मुझे आर्किमिडीज सिद्धांत के। आर्किमिडीज का सिद्धांत होता क्या तो ये बताइए, बताइएगा मुझे, कमेंट करके बताइएगा। ये तो सिंपल है, कोई वो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम डैश से शुरू होता है और डैश पर खत्म होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ से खत्म होता है? ठीक है, कहाँ पे एंड होता है ये आपको बताना है। रेडियो तरंगों से दृश्य तरंगे, रेडियो तरंगों से गामा तरंगे, अवरत तरंगों से रेडियो तरंगे, ये एक्स किरणों से माइक्रोवेव। इसको देखने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, देखिए ये देख लीजिए आप, ट्रिक से याद रख सकते हैं आप। ट्रिक जो भी आप बनाएं खुद की भी बना सकते हैं और इस ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको ये बताना है, देखिए पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद होना चाहिए, रेडियो वेव्स। रेडियो वेव से स्टार्ट होता है और कहाँ पे खत्म होता है? गामा किरणों पे, मतलब गामा रे पे खत्म होता है। ये तो आपको पता ही होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेडियो से स्टार्ट होता है और गामा से पे खत्म होता है। अगर एनर्जी की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी होती है वो किस में होती है? गामा किरणों में। और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? रेडियो किरणों की, ठीक है, रेडियो वेव्स की। ये आपको समझ में आया? इसके अलावा इसके खोजकर्ता के नाम पूछे जाते हैं, किसके किसके। पहली बात तो देखिए, किसका उपयोग, सबसे ज़्यादा उपयोग में पूछे जाने वाली चीज़ क्या है कि किसका उपयोग काय में किया जाता है? तो जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बता देता हूँ। अवरक्त किरणों के उपयोग, अवरक्त मतलब इंफ्रारेड का जो उपयोग है वो काय में किया जाता है? रिमोट में किया जाता है। ये क्वेश्चन रेलवे में पूछा जा चुका है, इसलिए बोल रहा हूँ। रिमोट में उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो भी थोड़ा बहुत और है वो बता दूंगा मैं आपको धीरे धीरे, क्योंकि एक वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं आपको इसी में बताऊंगा तो, ठीक है। इसका आंसर देख लीजिए आप, इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेडियो किरणों से स्टार्ट होकर गामा किरणों में खत्म होता है, ठीक है। ये आपको पता चल गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, निम्न में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में सामान्य, बताइए कौन सा? ये तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था शायद। हाइड्रोजन, कार्बन, सल्फर या लोहा? ये है आपका हाइड्रोजन। इसके अलावा मैंने आपको एक सारणी बताई थी, ये है हाइड्रोजन। अम्लों में क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है, ठीक है। स्टील में क्या पाया जाता है? ये भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया, फिर भी नोट कर लीजिए। स्टील में क्या पाया जाता है? Fe यानी लोहा। अमलगम में क्या पाया जाता है? Hg, पारा पाया जाता है। पारे का जो परमाणु क्रमांक है वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अम्ल में क्या पाया जाता है? H+ पाया जाता है। और क्षार में क्या पाया जाता है? वो पाया जाता है OH-, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। देखिए आप खुद देखिए, मैंने आपको 40 क्वेश्चन कराया, उसमें से कितने क्वेश्चन आपको रिपीट यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, NPK उर्वरक एक जटिल उर्वरक है जो पौधों में कौन सा पोषक तत्व प्रदान करता है? बताइए। नाइट्रोजन, फास्फोरस, केरोटीन, नाइट्रिक ऑक्साइड, पॉलीहाइड्रेट, काउलिन, निकल, पॉलीमाइड्स, पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस या पोटेशियम? ये तो सभी को पता होगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ठीक है। पौधों में देखिए 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। कितने? 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें से 9 अधिक वाले पाए जाते हैं और 8 जो है कम वाले। देखिए अधिक वाले नहीं पूछे जाते हैं, 8 जो कम पाए जाते हैं उनके बारे में हमेशा क्वेश्चन बना है, अभी तक बनता है। आपको बता देता हूँ मैं कि कौन कौन से आपको मेन तो याद रखना है, ठीक है। एक तो आपको याद रखना है मैग्नीज, ठीक है। एक Fe यानी लोहा यानी आयरन, ठीक है। क्लोरीन, ठीक है। ये 3 तो आप मेनली याद रखिएगा कि ये तीनों के बारे में एग्जाम में पूछा जा चुका है, एग्जाम्पल देके, ठीक है, कि ये पोषकता तो सूक्ष्मता में या दीर्घता में, ठीक है, ये दोनों पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, पढ़िए आप क्वेश्चन नंबर 10। धीरे चलती हुई ट्रेन से कूदते समय कुछ दूरी तक दौड़ना चाहिए, ये किस नियम का उपयोग है? बताइए। न्यूटन की गति का पहला कानून है, यानी फर्स्ट नियम है। न्यूटन की गति का दूसरा नियम है। न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। ये है आपका, बताइए कौन सा नियम है? ये है न्यूटन की गति का पहला नियम। कौन सा नियम है? पहला नियम, ठीक है। इसके अलावा न्यूटन की गति के पहले नियम के और कौन सा एग्जाम्पल है? जैसे रुकी हुई गाड़ी के चलने, एकदम चलना, ठीक है, ये गाड़ी का एकदम रुकना, ये दोनों न्यूटन की गति के पहले नियम के एग्जाम्पल है। गोली मारने पर कांच में छेद हो जाना, ये भी एक न्यूटन की गति का पहला नियम है, ठीक है। न्यूटन की गति का पहला नियम ही है। और क्या है इसके अलावा कौन सा एग्जाम्पल है? अब बताइए, ठीक है। दूसरे नियम से कौन सा दूसरा नियम क्या है? F = ma जिससे निकलता है, ये तो आपको पता ही होगा अगर आप साइंस से बिलोंग करते हैं तो, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है? कैच करते टाइम जो बॉल फील्डर होता है वो हाथ अपने पीछे ले लेता है, ये इसका एग्जाम्पल है। और कराटे खिलाड़ी जो होते हैं ना, वो ईंट जो तोड़ते हैं, वो भी इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो एग्जाम्पल मेनली आप याद रखिएगा। मैंने आपको
जिसमें एनालिसिस किया उसमें भी बताया है कि सिर्फ एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। ये देखिए आप, एग्जाम्पल ही आया है। तीसरा जो नियम है उसमें क्या है, एक तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बोलते हैं इसको, मतलब बंदूक की गोली चलने पर पीछे हटना, पहला वाला तो ये हो जाएगा। नाव में से आप जब उतरते हैं तो नाव पीछे चली जाती है, दूसरा एग्जाम्पल ये हो जाएगा, ठीक है। और रॉकेट का उड़ना, ये तीनों न्यूटन की गति के तीसरे नियम में आते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलेंगे हम। निम्न में से कौन सा एक मानव निर्मित रेडियोधर्मी पदार्थ है? कौन सा है? वो है, सभी को पता होगा, तो पोलेनियम। परमाणु क्रमांक क्या है इसका? 84, ठीक है। परमाणु क्रमांक क्या है? 84। हाइड्रोजन का कौन सा जो समस्थानिक है वो रेडियोधर्मी, ये आप मुझे बताइएगा। हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक जो है रेडियोधर्मी, ये भी मैंने आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए आप। हृदय के संकुचन को डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है? डायस्टोल, सिस्टोल, डायस्टोल या डायसिस्टोल, बताइए क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है सिस्टोल, ठीक है। क्या कहा जाता है? सिस्टोल। हृदय का भार कितना होता है? 200 से 300 ग्राम। ये आप मुझे, मैं आपको बता देता हूँ कुछ चीज़ें और। इसमें कौन सी झिल्ली पाई जाती है? तो ये है पेराकार्डियम, ठीक है। पेराकार्डियम झिल्ली पाई जाती है। इसके अलावा आपको ब्लड प्रेशर बताना है कि ब्लड प्रेशर कितना होता है हमारा। ब्लड प्रेशर जो होता है वो कितना होता है? कितना होता है? 120 से 80 mmHg, ठीक है। इतना हमारा ब्लड प्रेशर होता है, ये मैक्सिमम होता है और ये मिनिमम होता है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 13 है, पढ़िए आप क्वेश्चन नंबर 13। ब्रोंकस या ब्रोंकी किस तंत्र का एक भाग है? श्वसन तंत्र का, पाचन तंत्र का, उत्सर्जी तंत्र का या परिसंचरण तंत्र का? ये किस तंत्र का भाग है? ये जो है श्वसन तंत्र का भाग है। कौन से श्वसन तंत्र का? मैंने जैसे कि आपको बताया था कि आपको सारे तंत्र पढ़ना पड़ेंगे, तो उसमें देख लीजिए आप कि क्वेश्चन वहीं से बन रहे हैं। टेस्ट सीरीज से भी आप एनालिसिस कर सकते हैं कि जो मैंने एनालिसिस किया है क्या वो सही है या नहीं है, वो वीडियो कितना काम का है आपका, ठीक है। सांस कितनी बार लेते हैं हम 1 मिनट में? 12 से 15 बार 1 मिनट में सांस लेते हैं। आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ लिख लीजिए, 12 से 15 बार सांस लेते हैं और 1500 ml जो ऑक्सीजन है वो हमारे फेफड़ों में मौजूद होती है, ठीक है। पाचन तंत्र के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। पाचन तंत्र में क्या होता है? चलो, हमारे मुंह में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं ये बताइए। मुंह में जो लार में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? टाइलिन और लाइसोजियम, ठीक है। ये 2 एंजाइम हमारे लार में पाए जाते हैं, ठीक है। उत्सर्जन तंत्र की बात करें तो उत्सर्जन तंत्र में क्या इंपॉर्टेंट है बताइए। सबसे देखिए 5 उत्सर्जन तंत्र के भाग है हमारे, 5 जो चीज़ें हैं वो हमें उत्सर्जन करने में मदद करती है। वो कौन कौन सी है? चलो इसको छोड़िए क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, ध्वनि की आवृत्ति में परिवर्तन का संबंध किस प्रभाव से होता है? जैसा कि आपने देखा होगा कि ट्रेन आती है तो आवाज़ बढ़ती जाती है, ये कौन से प्रभाव के कारण होता है? ये होता है डॉपलर प्रभाव के कारण। कौन से? डॉपलर प्रभाव के कारण। बर्नौली प्रभाव के कारण आपने देखा होगा जो क्या कहते हैं, तूफान आते हैं ना, तूफान या फिर आंधी आती है, तब आपको पता है घर की छत उड़ जाती है, वो बर्नौली प्रभाव के कारण, ठीक है। बर्नौली प्रभाव के कारण होती है, ठीक है। ये आपको दोनों एग्जाम्पल याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, पढ़िए आप। स्वर्ण पत्र प्रयोग में निम्नलिखित में से किसकी खोज में सहायता की थी? बताइए। ये तो आपको पता होगा, रदरफोर्ड ने जब, रदरफोर्ड वाला प्रयोग याद है किसी को? रदरफोर्ड ने क्या किया था? जब प्रोटॉनों की बौछार की थी, कहीं पे? सोने की जो पत्ती होती है उस पर बौछार की थी, तो इससे क्या पता चलता था कि परमाणु का नाभिक होता है। पता हो तो आपको कि कुछ कण आए थे, जैसे कि आपने देखा भी हो, ऐसा कुछ फोटो रहता है उसमें, ऐसा आता है, और कुछ टकरा के ऐसे चले जाते हैं, कुछ सीधे पार कर जाते हैं। ये आपको पता हो तो, देखा हो तो, ठीक है। इसमें क्या खोज हुई थी? परमाणु के नाभिक की खोज हुई थी। किसका प्रयोग है? रदरफोर्ड का प्रयोग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किसे पौधे के नर प्रजनन अंग के रूप में जाना जाता है? सभी को पता होगा, इसको मैं कुछ पता नहीं जैसा है नहीं, मुकेसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 18 है, सॉरी। फोलिक एसिड को डैश भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? विटामिन B5, विटामिन B7, विटामिन B9 या विटामिन B12? जैसे इसको क्या कहा जाता है? विटामिन B9। ये देख लीजिए आप, ये इंपॉर्टेंट है सारे विटामिन के नाम। विटामिन ए रेटिनाल, काई से संबंधित है? आंखों से संबंधित है। B1 थायमिन, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा इसलिए थोड़ा सा आप नाम आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, जेनेटिक कोड को निम्न में से कितने एमिनो एसिड उपस्थित होते हैं? ये आपको बताना है। हमारे शरीर में कितने एमिनो एसिड होते हैं? वो होते हैं 20,
ठीक है। इसमें इसको भी दो भागों में बांटा जा सकता है, एक होता है आवश्यक एमिनो एसिड और एक होते हैं अनावश्यक अमीनो एसिड, ठीक है। आवश्यक एमिनो एसिड कितने होते हैं, ये होते हैं 8 और अनावश्यक कितने होते हैं 12, ठीक है। अनावश्यक एमिनो एसिड हमारे शरीर में बन सकते हैं या नहीं बन सकते, पहले तो ये मुझे बताइएगा, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इनमें कौन से बन सकते हैं और हमारे शरीर में कौन से नहीं बन सकते। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़िए आप। निम्न में से किसका उपयोग फ्लोरोसेंट लैंप में किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है, नाइट्रोजन का किया जाता है, मरकरी वाष्प का किया जाता है, सोडियम ट्रेसेस का किया जाता है, या नन ऑफ दिस का किया है। ये है मरकरी वाष्प, यानी जो पानी की भाप होती है ना, उसका उपयोग किया जाता है फ्लोरोसेंट लैंप में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़िए आप। निम्न में से किस तरीके से परमाणु एक समूह में आकार में बदलता है। मतलब आपको पता है कि जब आपने पीरियोडिक टेबल देखी होगी तो उसमें अपन ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि क्या चीज़ें ऊपर से नीचे जाने पे बढ़ती है और क्या चीज़ें दाएं से बाएं जाने पे बढ़ती है, ठीक है, यानी बाएं से दाएं जाने पे बढ़ती है। बताइए क्या होता है, परमाणु के आकार में वृद्धि कब होगी, बताइए। आपको एग्जाम्पल के समझ में आ जाएगा अभी तो। जैसा कि आप जानते हैं स्टार्टिंग में एक कक्षा होती है, फिर सेकंड में 2, 3, 4, 5, तो क्या होता है, ऊपर से नीचे जाने पे क्या होता है, बढ़ता है। याद कीजिए आप, मैंने शायद एक वीडियो में आपको बताया भी है, डिस्कशन पूरा किया है इसके बारे में। देखिए क्या क्या आपको याद रखना है। पहली बात तो ऊपर से नीचे जाने पे क्या क्या होता है, ऊपर से नीचे जाने पे आप मेनली जो क्वेश्चन बनते हैं वो 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। एक तो विद्युत ऋणात्मकता और एक आयनन विभव, ठीक है। तो ये दोनों घटते हैं, ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता और आयनन विभव दोनों घटते हैं, यहाँ पे याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चले हम। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, निम्नलिखित ग्रंथियों में कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच विद्यमान रहती है। बताइए, पीयूष ग्रंथि, शीर्ष ग्रंथि, अध्यश्वेतक ग्रंथि या बाल्य ग्रंथि, जिसको थाइमस बोलते हैं। ये है हमारी थाइमस जो ग्लैंड है, ये कहाँ मौजूद होती है, हमारे फेफड़ों के बीच में मौजूद होती है, ठीक है। अच्छा, फेफड़ों में जो झिल्ली पाई जाती है वो कौन सी झिल्ली पाई जाती है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। हृदय की मैंने बता दी आपको, फेफड़ों में कौन सी झिल्ली पाई जाती है, थाइमस ग्लैंड में कौन, जो फेफड़ों में झिल्ली पाई जाती है वो कौन सी झिल्ली पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें तो ये मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं इसको, मास्टर ग्लैंड, ठीक है। थाइमस ग्रंथि करती है वैसे तो ये क्या करती है, जो लिम्फोसाइट बनाने का कार्य करती है, क्या करती है, लिम्फोसाइट बनाने का कार्य करती है, लिम्फोसाइट बनने का कार्य करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चले हम। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, छत के पंखे के ब्लेड की आवाजाही किस प्रकार की गति को दर्शाता है। मतलब जो पंखा घूमता है उसको वो कौन सी गति करता है, वो करता है घूर्णन गति। ये थोड़ा सा गलत टाइप है, घूर्णन गति, ठीक है। पंखा कौन सा गति करता है, घूर्णन गति। सीधी रेखा में जो चलती है वो सरल रेखी गति, मतलब स्पीड एक जैसी हो तो सरल रेखी गति हो जाएगी, ठीक है। और बार बार जैसे कि आपने देखा होगा पेंडुलम, उसको कौन सी गति बोलते हैं, आप मुझे बताइएगा। पेंडुलम की जो गति होती है वो कौन सी गति होती है। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़िए आप। वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी गैस है। ये भी मैंने आपको एक वीडियो में बताया सारी गैसों के बारे में। ऑर्गन, हीलियम, नियॉन या नन ऑफ दिस, ये पाई जाती है। ऑर्गन सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है। कौन सी, नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन नहीं है ऑप्शन में तो फिर क्या करें, देखिए आप ये गैसेस का परसेंटेज देख लीजिए। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है, फिर ऑक्सीजन पाई जाती है, फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, और उसमें अदर गैसेस में सबसे ज़्यादा काई, अदर गैसेस में आपको नाम रखना है सबसे ज़्यादा काई कौन सी पाई जाती है, आर्गन पाई जाती है, ठीक है। आ गया तो इसका आंसर मिल गया आपको, इसमें है ऑर्गन, ठीक है। इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। थैंक यू। जितना जल्दी हो सकेगा हम अड्डा की टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर देंगे, ठीक है।